हाय गाइस, मैं एमडी सलमान आप लोगों के लिए ले आया हूँ आज नया वीडियो, नया टॉपिक यूथ ड्रीम विजन पे आप लोगों के लिए फिर से एक लाया हूँ द हिस्ट्री ऑफ इजराइल। मैं इससे पहले आप लोगों के साथ बातचीत कर चुका था ईरान और हमास और चलते हुए इजराइल के वार के बारे में। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि आज हॉस्पिटल में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया है, जिसके मौजूदगी पर hundreds of child were dead and 62 women were dead। सिर्फ एक ही हमले और एक ही बॉम्ब पर 100 आदमियों की जान, 100 बच्चों की जान और 62 वुमेन की जान चली जाती है। ये अफसोस की बात है, लेकिन खैर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स और पब्लिक्स को इस बात का पता नहीं है कि इजराइल क्या है और क्या चीज का वार चल रहा है। इसी बात का अब तक किसी को पता नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ इस टॉपिक पर आज लाया हूँ कि इजराइल कौन है। मैं आज 5 क्वेश्चन के आंसर दूंगा। उसमें सबसे पहला, हु इज इजराइल एंड हु इज ज्यूइश। बहुत से लोगों को पता नहीं कि इजराइल क्या है, ज्यूइश क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ज्यूइश और इजराइल दोनों एक है। इजराइल और ज्यूइश की हिस्ट्री वहाँ से इंटरेस्टिंग टॉपिक से शुरू होती है जहाँ पे वो लोग जर्मन पे थे। ये लोग जर्मन पे रहते थे और वहाँ पे उस वक्त हिटलर की राजधानी चलती थी। हिटलर उस वक्त रूल करता था। हिटलर की रूलिंग के दौर पर ज्यूइश ने बहुत से ऐसे काम करने देखे जो हिटलर को नीचे गिराकर वो अपना हुकूमत जर्मन में बनाना देखे। इस बात के कानों कान जाते हुए हिटलर ने अपने कैंप नाजी को फौरन खबर दिया कि ज्यूइश का कत्लेआम करो। ज्यूइश को वहां पे कत्लेआम किया जाता है और ज्यूइश के 100% आदमियों में से सिर्फ 10% को छोड़ा जाता है और 90% उनके सारे के सारे छोटे बच्चे, मासूम औरत, सब के सब नाजी के हाथ मारे जाते हैं। द नाजी वो है जो हिटलर की खास मिलिट्री कैंप थी जिसको वो खुद ट्रेन किया था। तो ज्यूइश यहाँ पे जर्मन से भागते हुए किसी और की तरफ जाते हैं, अरबियन लीग की तरफ, उस कंट्री की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो लोग अभी बसे हैं, फलस्तीन। और उस वक्त ओटोमन एम्पायर का दौर चल रहा था और उस ओटोमन एम्पायर के आखिरी खलीफ सुल्तान अब्दुल हमीद थे। सुल्तान अब्दुल हमीद से वो परमिशन मांगते हैं कि हमें एक जमीन दे। सुल्तान अब्दुल हमीद उनको एक परमिशन देते हैं और फलस्तीन के आसपास में छोटी सी जगह उन लोगों को रहने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ द इजराइल राइज। इजराइल राइज कैसे हुआ? यहाँ पे जगह तो मिल जाती है, आखिर इतने छोटे सी जगह पर, इतनी छोटी कम तादाद पर आखिर इजराइल राइज कैसे होती है? इजराइल हमेशा से अपना फार्मूला अपनाता है कि हम जैसे जितने इंडियंस हैं या फिर नॉन इजराइल कंट्रीज हैं, वो लोग सब अंडर 18 बच्चों को, चाइल्डहुड को हमेशा स्मार्टफोन दिया जाता है। हमेशा उन लोगों को स्मार्टफोन्स के पर घुसे रहते हैं। आफ्टर 8 इयर्स एक छोटा सा बच्चा भी स्मार्टफोन यूज करना सीख लेता है। लेकिन इजराइल का एक लॉ जो उनको सबसे खतरनाक बनाता है वो ये है कि छोटे बच्चों को अंडर 18 तक कभी भी उन लोगों को फोन यूज करना नहीं दिया जाता है। और दूसरी चीज जो उन्हें स्ट्रांग बनाती है वो ये है कि उन लोगों के बच्चों को फोन दिए बगैर बचपन से ही बिजनेस माइंडेड बनाते हैं। उन लोगों को बिजनेस में इतना शार्प माइंडेड बना दिया जाता है कि अगर उनके ऑपोजिशन पर, उनकी कॉम्पिटिटिव पर अगर हमारे इंडियन बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी अगर खड़ा दे तो उनके अंडर 20 के एज में रहने वाले एक छोटा सा यंग बिजनेसमैन भी उनके सामने फेमस रहेगा। यह उनकी शार्प माइंडेड है, यह उनकी सबसे खतरनाक बात है और यही बिजनेस उनको स्ट्रांग करता है और यही चीज उनको और यही लॉ उनको और स्ट्रांग करता है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई द इजराइल और स्ट्रांग। इजराइल स्ट्रांग होने पर सबसे पहली बात यह है कि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा है
कि उनकी कंट्री अगर तबाह भी कर दिया जाए, 10 से 20 बार भी अगर उनकी कंट्री पूरी तरीके से तबाह हो जाए, तभी भी वो अपनी कंट्री को उसी तरीके से पेश कर सकते हैं। इसका सबसे मेजर फैक्ट इंटरेस्ट। होल वर्ल्ड पर होने वाला सारा इंटरेस्ट कलेक्टिविटी इजराइल के पास जाता है, सारा का सारा। चाहे तुम्हारे पास LIC बैंक हो या फिर कोई भी बैंक हो, तुम लोन लेते हो, कार उठाते हो तो लोन लेते हो, EMI पर फोन लेते हो, iPhone 14 Pro अगर तुम EMI पे लेते हो तो चलो ले यार, यहाँ पे थोड़ा डाउन पेमेंट कर दे 15,000 और उसके बाद EMI भरते रहेंगे। तो इस अंदाजे से जो हम लोग लेते हैं गाइस, ये सारा का सारा EMI का जितना इंटरेस्ट आता है, सारा लोन का जितना इंटरेस्ट आता है, गोल्ड लोन का जितना इंटरेस्ट आता है, सारा का सारा इंटरेस्ट इन होल वर्ल्ड, ऑल द कलेक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट, सारा का सारा इजराइल में जाता है। ये उन्हें मजबूत करता है, इकोनॉमिक की तरफ से ये सबसे मजबूत करता है। और दूसरी बात, शायद ये राज और ये बात अब तक किसी को पता नहीं है कि होल वर्ल्ड पर जितने भी टॉप रैपर्स या फिर सेलिब्रिटीज पॉपुलर्स रहते हैं, जो गाइड करते हैं अपने फैंस को, उसमें सबसे बड़े बड़े फैंस इल्यूमिनाटी, जो नाम सुना होगा, जिनका सिंबल इस तरह है, जिनका सिंबल ट्रायंगल है, वो इल्यूमिनाटी इजराइल की ही है। और इजराइल उन लोगों को राइज करता है, सेलिब्रिटीज को, कि उनके प्रोडक्ट्स को वो लोग हायर करें और उनकी फैन फॉलोइंग उनको ले सके, उनकी फैंस उनको ले सके। ये इजराइल का सबसे खतरनाक ऑपरेशन ये था कि वो अपने सारे के सारे जितने वर्ल्ड पर टॉप सेलिब्रिटीज हैं, सब इजराइल के हैं। और तीसरी बात, इजराइल मिलिट्री एंड फोर्स, IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स इज सो स्ट्रॉन्ग, बट वाई, आखिर कैसे? इसका मेजर फैक्ट, इजराइल में एक लॉ है, इजराइल कंट्रीज पे और लॉ है कि हर एक फैमिली से एक यूथ अपने इजराइल IDF में जाना ही पड़ेगा। एक ना एक यूथ को हर एक घर से कंपलसरी है कि जाना ही पड़ेगा। और ये अगर मान लो कि अगर हमारी इंडिया पे 135 करोड़ प्रेजेंट पॉपुलेशन है, तो उसमें से अगर हर एक कंट्री से, हर एक फैमिली से अगर 60 फैमिलीज हैं, 60 फैमिलीज में से अगर एक आदमी भी जा जाए तो 60 करोड़ मिलिट्री कैंपेनियंस बनते हैं। तो इसी हिसाब से वो ऑपरेशन और ये लॉ उनको और मजबूत करता है कि अगर उनकी 90 लाख या फिर 1 करोड़ के आसपास अगर उनकी आबादी है और उसमें से अगर 50 लाख फैमिली है, तो हर एक फैमिली से अगर एक आ जाए, या फिर 20 लाख ही अगर फैमिली है, 20 लाख, चलो 10 लाख पकड़ के रखते हैं, अगर 10 लाख ही उनकी फैमिली है तो उनके फैमिली में एक भी अगर आते हैं तो 10 लाख मिलिट्री रिजर्व बनते हैं। ये उनको डिफेंस की तरफ से बहुत मदद करता है। और टेक्नोलॉजी, उनके अंदर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो अपने इजराइल को, अरब सबसे पहले, अरब ऐसी जगह पे है कि उसके चारों अतराफ पर, अरब लीग के चारों अतराफ पर इजराइल बीच में है, और इजराइल की बीच रहना यानी सारे अरबियन कंट्रीज को गवारा नहीं है। और इसीलिए वो जानता है कि किसी वक्त अरबियन लीग मेरे ऊपर हमला कर सकता है, वो मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। इसके लिए उसका एक खतरनाक टेक्नोलॉजी तो जो उसे सबसे ज्यादा पूरी वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग करता है, और वो है आयरन डोम। आयरन डोम वो है कि इजराइल के ऊपर सेंसर है, और उसके ऊपर अगर कोई भी कंट्री उनको मिसाइल डालती है या फिर किसी भी किस्म का बॉम्ब अटैक करता है, एयर स्ट्राइक करता है, तो उसको आसमान में ही, स्काई में ही उसको तबाह कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ आयरन डोम। एक लेजर की तरह होता है, और ये बहुत, आज लेजर के 20 किलोमीटर पहले ही उसको तबाह कर देता है। ये उसको और स्ट्रॉन्ग करता है। नंबर 4, why the Israel spy agency is called the top spy agency of world? इंडिया में भी है रॉ एजेंट, अमेरिका की है, पाकिस्तान की ऐसे ही है, ऐसे बहुत सारों के रॉ स्पाई एजेंसीज रहते हैं, लेकिन आखिर इजराइल के स्पाई एजेंसी को ही इतना खतरनाक क्यों मानते हैं, इतना डेंजरस क्यों मानते हैं? और इसके स्पाई एजेंसी का नाम है मोसाद। आखिर मोसाद को इतना डेंजरस क्यों माना जाता है? मोसाद का एक वो ऑपरेशन जो सबसे खतरनाक बनाता है, उसमें सबसे पहला ऑपरेशन ये है कि
ईरान के जनरल कमांडर के बीच एक बात होती है और वो ईरान के जनरल कुछ ट्वीट कर इजराइल को धमकी देता है। तो उसी दौरान सिर्फ 1 वीक, 1 वीक के अंदर मोसाद उस जनरल को उसी ईरान के अंदर अपने ही कंट्री के अंदर उस इतनी प्रोटेक्शन के मौजूदगी पर उस जनरल को मार गिराता है। और सबसे बदनामी की बात ईरान को तो उस वक्त होती है कि जब कार पर सारी फैमिली बैठे थे, सब बैठे थे, बीच में जनरल बैठा है, लेकिन इजराइल की इंसानियत उस वक्त दिखा रहे थे कि उसने अपने बीवी बच्चों को नहीं मारा, सिर्फ जनरल को मारते हैं इतनी प्रोटेक्शन की मौजूदगी पर। और इसकी बात इजराइल ईरान के डिफेंस फोर्स या फिर ईरान के स्पाई एजेंसी को भी खबर नहीं होती है और वहां से सारे के सारे मोसाद एजेंट्स वापस जिंदा निकल कर भी आते हैं। ये ईरान का सबसे बदनामी और सबसे बेशर्मी की बात होती है। और यहाँ उनका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है, वो इंसानियत जो मोसाद उस वक्त ईरान में दिखाया था कि औरतों को और बच्चों को नहीं छिया, सिर्फ जनरल को मारा, तो अगर वही इंसानियत अगर आज वो गाजा पट्टी पर करे तो बहुत से मासूमों की जान बच जाती। आज हॉस्पिटल में 100 बच्चों की लाश गई, वो भी बच जाता। लेकिन अफसोस कि उनके दिलों के अंदर जरा सी भी रहम नहीं है। और स्पाई एजेंसी को मोसाद को इसलिए स्ट्रांग भी बोला जाता है कि अमेरिका की एक ऑपरेशन चल रही थी सीरिया में, आईएसआई के सारे खत्म करने वाले थे, लेकिन इतने दिनों से वहां की टॉप फोर्स अमेरिका की मेहनत कर रही थी, लेकिन सीरिया के आतंकवादों को खत्म नहीं कर सकी। सीरिया के आतंकवादों को खत्म करने के लिए अचानक ही मोसाद का हेल्प लिया जाता है। और मोसाद एक इतना खतरनाक एजेंट है कि उसने सिर्फ 1 महीने के अंदर अपना खुद ऑपरेशन अंजाम देता है और सीरिया के सारे टेररिस्ट, आखिरी टेररिस्ट को भी मार गिराता है। तो ये एक साफ मैसेज दिया जाता है पूरे होल कंट्रीज को कि मोसाद द स्पाई एजेंसी इज द टॉप एजेंसी ऑफ वर्ल्ड। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ इजराइल? इजराइल का एम क्या है? इजराइल हमेशा से ही अपना ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। वो चाहता है कि जितने अरबियन लीग्स हैं सब मेरे अंडर कवर हो जाए। फलस्तीन, लेबनान, सीरिया, उस तरफ आता है इजिप्ट और कुछ सऊदी का कुछ शुमाली इलाका, और इस तरफ का सारा इलाका वो कब्जा कर अपना खुद का ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। वो ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए वो हर हद तक गुजर जाएगा, सिर्फ गाजा पट्टी ही नहीं बल्कि वो फलस्तीन से लेकर मिस्र से लेकर लेबनान तक के सारे आदमियों को मार गिराएगा, लेकिन वो ग्रेटर इजराइल को लेके छोड़ेगा। ये उन लोगों के लॉ के अंदर है। शायद बहुत से आदमी लोग ये नहीं जानते। आप लोग इस बात की तस्दीक कर लें, आप इस बात को रिसर्च करके देख लें। अगर मैं बात गलत कह रहा हूँ तो आप एक मरतबा रिसर्च करके देख लें कि ये उसका मकसद है। और उसका मेन और दूसरा मकसद है कि मस्जिद अक्सा, जिसको हम क़िबला अव्वल मानते हैं, मस्जिद अक्सा को मुसलमान सो प्रीशियस, this mosque is so precious to our Muslim community and this is precious to our Christians also. क्रिश्चियन को भी बहुत प्रीशियस मानते हैं और ये मुसलमान भी इसको ये मानते हैं और इसराइल भी मानते हैं। इसराइल अब इसलिए मानता है कि वो अपना 3rd टेम्पल उस जगह पर बनाना चाहता है और ब्रिटेन में जो तख्त, वेरी मच।